अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर गजनवी और आप देख रहे हैं किक ऑफ। स्टूडियो में मेरे साथ एज़ ऑलवेज़ मौजूद हैं ख्वाजा उबैद और शेख हमदान। हम लोग डिस्कस करेंगे गुजरे हुए मैचेस को। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस काफ़ी ज़बरदस्त गेम रहा, लेकिन पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राइट, हमने जैसे देखा फ्रांस ने इंग्लैंड को एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त दी। बहुत ही क्लोज मैच रहा। डिस्कशन वहाँ से शुरू करेंगे। क्विक व्यूज़ अबाउट द गेम इंग्लैंड फ्रांस। मेरी प्रोडिक्शन यही थी कि फ्रांस जीतेगा, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह जीतेगा। आई थॉट इंग्लैंड थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव होगा, थोड़ा ज़्यादा इतना डोमिनेट नहीं करेगा एंड फ्रांस उन पे हावी रहेगा। इससे बरक्स हुआ, मैच फेयरली इक्वल था। इंग्लैंड ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा खेला और एंड में उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्होंने नहीं ली, और पेनल्टी आपने सब ने देखा, उन्होंने एक ज़ोर का छक्का मारा और मैच से बाहर हो गए। हैरी केन की पेनल्टी को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी टीम ने एक ख़ास पैकेज बनाया हुआ है। पहले एक नज़र उसके ऊपर और वापस आके डिस्कस करेंगे हैरी केन की 2 पेनल्टीज़। वो क्या सोच रहे थे सेकंड टाइम जब उन्होंने सेकंड टेयर में बॉल फेंक दी। राइट, हैरी केन की पेनल्टी देखी हमदान। मैं सबसे पहले इसी पे डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ। एक पेनल्टी पे स्कोर कर चुके थे। यूजुअली बहुत रिलायबल पेनल्टी किक लगाते हैं ये, लेकिन कुछ पता नहीं, या तो प्रेशर था, आखिरी 6 मिनट रहते थे, द चांस टू इक्वलाइज गॉट टू हिम। काफ़ी ज़्यादा ऊपर उनकी किक चली गई। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इस पेनल्टी के ऊपर। तो जो कीपर हैं ह्यूगो लॉरिस, वो इनके टॉटनम के टीममेट हैं, इनके क्लब टीममेट भी हैं। तो पहली पेनल्टी भी जब वो लेने जा रहे थे तो उन्होंने पहले एक बार सेट हो गए, फिर वो दोबारा रुक गए, उन्होंने बॉल दोबारा सेट की, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि यार इनसे ज़्यादा बेहतर मुझे कौन जान सकता है, लॉजिकली भी अगर आप सोचें। बट पहली पेनल्टी उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क उसी जगह पे 62% ऑफ हैरी केन्स पेनल्टीज इन द लास्ट 15 पेनल्टीज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने उसी साइड पे मारी हैं, उस कोने के अंदर। फिर सेकंड पेनल्टी पे ऑटोमेटिकली अ लॉट ऑफ इट प्लेस, क्या लॉरिस क्या वहीं जाएगा, 6 मिनट रहते हैं मैच के, अब मैं अगर मिस कर दूं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड इवेंचुअली आप ये सोचते हो ना कि इतना रिलायबल पेनल्टी टेकर है, इतना रिलायबल, सो समथिंग केम इनटू हिज माइंड, राइट, एज इन लॉजिकली तो आप वरना बोलो ना यार ये तो खाली गोल में मारना है, गोल कीपर है, यू कैन डू इट, बट यस दैट प्लेड अ मेजर रोल। ह्यूगो लॉरिस 6 मिनट रहते हैं, काफ़ी प्रेशर प्रेशर के इधर। प्रेशर की एक और चीज़ मैं हाईलाइट हुई यहाँ पे, जो पैकेज दिखाया गया ओलिविये जिरू, इनके मैं मेंशन करना चाहूँगा। 30 सेकंड पहले गोल करने से उन्होंने इससे ज़्यादा आसान चांस मिस किया, और 30 सेकंड बाद उन्हें उसको फिर से चांस मिला एंड ही कन्वर्टेड। तो आई गेस वो यही होता है कि उन मोमेंट्स पे कौन बेहतर परफॉर्म करता है, बिकॉज आई थिंक ऑन द डे फ्रांस एंड इंग्लैंड वर इक्वली मैच्ड, एटलीस्ट इन माई व्यू। हाँ, दे वर इक्वली मैच्ड और इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो स्ट्राइकर होता है उसकी मेंटालिटी ये होती है कि चांस मिलेगा, अगर मिस हो गया तो उसको भूल जाओ और अगले की तरफ देखो। वो खेलता ही ऐसा है स्ट्राइकर, वो अपने जो मिस्टेक्स है उसके बारे में अगर सोचता रहेगा तो अगला चांस ही मिस हो जाएगा और उससे अगला चांस ही मिस हो जाएगा और फिर वो डाउन नीचे ही जाता रहेगा। तो ये जिरू की क्वालिटी है। जो हमने देखा फ्रांस के हाईएस्ट स्कोरर ही बने वो थियरी ऑनरी का, और लगता नहीं था कि ये जिरू जैसा कोई प्लेयर जो हाईएस्ट स्कोर होगा गोल्डन बॉल के कंटेंशन में भी। बिल्कुल, ही इज़ अ क्वालिटी स्ट्राइकर। हैरी केन ने पेनल्टी मिस की, बट मार्जिन बहुत फाइन होते हैं आप जब पेनल्टी लेते हैं। आप लो पेनल्टी जब आप लेते हैं तो कीपर का ज़्यादा चांस है रोकने का। सो आप कोशिश ये होती है कि थोड़ी हाई मारें। अब हाई मारने में ज्योमेट्री की बात है, आपने 2-3 डिग्री ऊपर मारा और फिर ऊपर निकल गई। सो इट्स कोशिश जो उनकी थी हैरी केन की कि वो थोड़ी हाई पेनल्टी मारे रादर देन लोअर, ताकि कीपर को बिल्कुल इक्वेशन से बाहर निकाल दें, और उसमें वो बाहर चली गई बॉल। हमदान, मुझे बताएं फ्रांस की परफॉर्मेंस देखते हुए कोई ऐसी चीज़ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी कि आप ये देख के कहें कि ये टीम जो है क्लियर फेवरेट है? बिकॉज मुझे तो अभी तक ऐसी कोई टीम इन चारों में से नहीं लग रही जो एज ए क्लियर फेवरेट हो। मे बी अर्जेंटीना जिसकी फॉर्म वापस आते हुए नज़र आ रही है, बट फ्रांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मुझे एक क्लियर चीज़ लगी, वो ये चीज़ लगी कि वेरी फंक्शनल अगेन। हमने आई थिंक कुछ शोज़ पहले भी इस बारे में बात की थी कि देर फंक्शनल टीम। फंक्शनल का मतलब ये है कि दे नो हाउ टू राइड दोज टफ मोमेंट्स, जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन था, जहाँ इंग्लैंड बार बार हावी, वेयर दे वर क्रिएटिंग चांसेस, दे वर स्टिल इन द गेम। यू नेवर फेल्ट कि दे आर आउट ऑफ द गेम। हाँ, थोड़ा प्रेशर आया, हाँ जिरूर ने एक चांस क्रिएट किया, देन ही नीडेड ओनली वन मोर चांस, स्कोर्ड, देन फ्रांस न्यू हाउ टू डिफेंड, ओके पेनल्टी दे दी, बट सो ये
फंक्शनैलिटी थी जो कि एक्सपीरियंस पे काउंट करती है. they've done it in the last वर्ल्ड कप. इसी तरह से खेलेंगे. आप देख के बोलोगे नहीं यार क्या कोई परफॉर्मेंसेस कोई ख़ास सी डिबेटेबल ऑलवेज, बट दे ऑलवेज हैव दैट की फैक्टर वंस से गो अप. फिर होता क्या है कि आपको एज टीम्स यू हैव टू पुट मोर बॉडीज़ फॉरवर्ड नेचुरली अटैक करने के लिए, और फिर जब वो स्पेसेस ओपन करती हैं किलियन एम्बापे के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ रियली डिसाइडिंग फैक्टर. लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप फाइनल भी अगर याद हो, वंस से वेंट अप 2-1 जब स्कोर चल रहा था तो देयर इट वाज कि यार जस्ट प्ले द बॉल टू एम्बापे. तो ये मुझे आई थिंक देयर द फेवरेट्स राइट नाउ करंटली, क्योंकि वो द एक्सपीरियंस नो हाउ टू राइट दोस टफ मोमेंट्स. दे डोंट नीड 10 चांसेस टू गेट 1 गोल. इसी तरह से थ्रू आउट इट हैज़ बीन द सेम इन दिस वर्ल्ड कप. यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपसे कुछ लम्हों में. वेलकम बैक टू किक ऑफ. हम अपनी डिस्कशन वहीं से शुरू करते हैं. मोरक्को ऑब्वियसली एक टीम है जिसका नाम सबके नंबर 1 है अभी. वो इस रीजन में, अफ्रीका में, सब जगह मोरक्को की बातें हो रही हैं. क्या ये पोटेंशियल है कि वो जीत सकते हैं या नहीं. मोरक्को की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पोर्चुगल की थोड़ी सी बात कर लें. एक ग्लोबल सुपरस्टार रोनाल्डो, जिनका एटलीस्ट वर्ल्ड कप करियर अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि वो 40s के अंदर इस पोर्चुगीज़ टीम का हिस्सा बन सकेंगे. उबैद, आपका क्या ख्याल है? रोनाल्डो की परफॉर्मेंस एक चीज़ जो कि बिलो पार रही, ये तो सभी कह रहे हैं, और दूसरा ये है कि एज अ सीनियर प्लेयर एंड एज द लीडर ऑफ द टीम, आपके ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा पोर्चुगल को लेट डाउन किया? देखिए, उनकी फॉर्म तो डेफिनेटली पिछले इस पूरे सीज़न में जो क्लब सीज़न था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और फिर इस टूर्नामेंट में भी शुरू में नज़र आया, नहीं थी इंस्पायरिंग. जो एक मैच वो नहीं खेले उसमें पोर्चुगल ने 6 गोल कर दिए. जो नया स्ट्राइकर आया उसने हैट्रिक कर दी. तो फ़र्क उनके होने से और ना जब नहीं थे तो साफ ज़ाहिर है वो स्लो भी हो गए. उनका गेम बहुत फ़र्क है. कंपैरिजन उनका मेसी के साथ होता है, मगर मेसी बिल्कुल फ़र्क गेम है उनका. बड़ा एक्सप्लोसिव गेम था, अग्रेसिव गेम था. वो एबिलिटीज़ उनकी बहुत ड्रामेटिक डिक्लाइन हुआ है. तो जाहिर सी बात है, अब वो टीम में तो उनका होना बनता था. एक आइकॉन प्लेयर है और सब कुछ, मगर ड्रामेटिक डिक्लाइन है. अफसोस की बात है, इतना अच्छा प्लेयर इतना इसका डिक्लाइन हो जाए. रही बात कि फ़ाइनल में जब हार जाए, आप रुके ना रुके. अब जैसे उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया कि मेरा ख्वाब था सबसे बड़ा, और मेरे फुटबॉल का सबसे बड़ा ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क के लिए जीतूं. तो उस मोमेंट में अब आप क्या कह सकते हैं? वो इमोशन इतने ज़्यादा होते हैं कि अब रहे दूसरों को सपोर्ट करे, क्या करे. राइट. तो यहाँ पे एक पैकेज है रोनाल्डो के ऊपर इन पर्टिकुलर, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, वापस आएंगे इस पैकेज के बाद. एक तरफ रोनाल्डो और पोर्चुगल की डिप्रेशन है, और दूसरी तरफ मोरक्को की सेलिब्रेशंस हैं, जो कि ना सिर्फ मोरक्को में मनाई जा रही हैं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड और पूरे अक्रॉस अफ्रीका. हमने वीडियोस देखने को मिलेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर. हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है. कितना इम्पॉर्टेंट है इस टाइप की चीज़ के, जैसे एक दफ़ा पहले टर्की आई या क्रोएशिया जैसा एक छोटा मुल्क जो कि कंसिस्टेंटली ऊपर आता है. मोरक्को का यहाँ पे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना, और रियलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं इनके चांसेस अगेंस्ट अ टीम लाइक फ्रांस? सो 2 हिस्सों में जवाब. पहले हिस्सों में तो हिस्से में ये कि ये एक एक्चुअली नेशन को इंस्पायर करता है. नॉट ओनली जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि अरब अफ्रीकन वर्ल्ड, बट देयर ओन कंट्री एज वेल. दे विल हैव देयर हीरोज टू लुक अप टू. मतलब जो इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, जो 7-8 साल का बच्चा, वो ये बोलेगा मुझे सुफियान बुफाल जैसा बनना है. And then that leads to I want to play that game. More influx of the sport being played. फिर कोचेस भी बिलीव करते हैं, खाली प्लेयर नहीं. तो जो उनके कोच है वलीद रिदरागी, आप लोग बोलेंगे यार मुझे एज अ कोच प्रोफेशन कंटिन्यू करना है. सो दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर प्लेयर्स. एज एन हमारे साथ आप हमेशा देखें वर्ल्ड कप्स के बाद जिन कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता है, तो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ हाउ द स्पोर्ट इज़ परसीव्ड और किस तरह से डेवलपमेंट होती है. सेकेंड क्वेश्चन, कैसे चांसेस हैं? अगेन इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल. देव पुट ऑन सच फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस डिफेंसिवली, जिस तरह से उन्होंने खेला है.
पर मुझे ये लगता है कि आई थिंक इंजरीज उनके साथ और फटीक थोड़ा सा उनके साथ कैचअप करेगी इस मैच के ऊपर। प्लस एक और जो बात है वो मुझे इवन कि अगर आप पोर्चुगल का गेम देखें, दे डोंट हैव फास्ट विंगर्स, 1 वर्सेस 1 विंगर्स। स्पेन के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। आई थिंक फ्रांस हैव 2 ऑफ द बेस्ट विंगर्स, उस्मान डेम्बेले और किलियन एम्बापे। तो वो जब साइड्स में बॉल जाती है तो उनके पास वो एबिलिटी है 1 वर्सेस 1, और उनके फुल बैक लेफ़्ट साइड पे ख़ास तौर से थियो हर्नांडेज़ वाले साइड पे, वहाँ पे 2 वर्सेस 1 और वो सिचुएशंस में मुझे लगता है फ्रांस सबसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड है इनको खतरा पहुंचाने के नो लिए। डाउट कि फ्रांस जस्ट इज़ अ बेटर टीम, हायर रैंक टीम, लेकिन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट उबैद यू नो मोरक्को ने कॉन्स्टेंटली नए सेयर्स को गलत प्रूफ किया है। एटलीस्ट आई एम होपिंग, एंड आई हैव अ ह्यूज बायस ओवर हियर, मैं बिल्कुल बायस के साथ ये पूरा टूर्नामेंट देखता रहा हूँ, बट मैं तो यही चाहूँगा मोरक्को जीते। नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव फुटबॉल, लेकिन द एक्साइटमेंट जो कि वो क्रिएट हो रही है, और जैसे आपने पहले डिस्कस किया था, जो 12th मैन है उनका जो क्राउड है उसको और वो एटमॉस्फेयर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई वाज थिंकिंग अर्जेंटीना मोरक्को फाइनल, आई थिंक फैंस भी दुनिया के सबसे लाउडेस्ट लग रहे हैं वो। नहीं, ऑब्वियसली मोरक्को का इस वक्त सपोर्ट ज़्यादा है, बिकॉज जनरली अंडरडॉग की सपोर्ट होती है, और ये कितना स्पेक्टेकुलर तरीके से आए हैं। एक अंडरडॉग जिसने जान लगा के खेला है, आप बोरिंग भी नहीं कह सकते, आई मीन एक्साइटिंग भी नहीं है, एक्साइटिंग बट नॉट बोरिंग, बिकॉज एग्रेसिव, बिल्कुल एग्रेसिव बिल्कुल सही वर्ड है। डिफेंसिवली भी बड़ी एग्रेसिव डिफेंस इनकी है, डिफेंसिव परफॉर्मेंस है उनकी। तो जिन लोगों ने देखा है उनको खेलते हुए, अप्रिशिएट किया है, किसी ने ये नहीं कहा जिस तरह ग्रीस के बारे में 2004 में कहते थे कि बिल्कुल ही बोरिंग और लॉन्ग बॉल और वो, तो उनके पास आगे खेलने वाले प्लेयर्स भी हैं, इट्स अ काउंटर अटैकिंग स्ट्रैटेजी। तो जब उनको बॉल मिलती है तो आगे लेके जाते हैं, खेलते हैं, दे टेक द गेम टू द ऑपोजिशन, मगर हाँ दे स्टार्ट फ्रॉम द बैक, डिफेंसिवली सॉलिड रखते हैं और अग्रेसिवली जो है प्ले ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब अगेन उन्होंने सारे जितनी जब भी बड़ी टीम के अगेंस्ट आए हैं तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो नहीं जीतेंगे, मगर उन्होंने ऑड्स डिफाई किए हैं, और यहाँ भी यही है कि ऑड्स आर फॉर फ्रांस, एंड उनको जीतने के लिए येट अगेन एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, दिल गुर्दा सब कुछ वो करके एक साइड पे रख के कुछ तगड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एंड फॉर ऑल द टेक्निकल रीजन जो अमनान ने डिफाइन किए हैं, उनके मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर, पोजीशन टू पोजीशन फ्रांस की बेहतर टीम है। फ्रांस की कहीं बेहतर टीम होगी। उनके बैक लाइन में भी आई डोंट नो, उनके कैप्टन फिट होते भी हैं इस मैच को खेलने के लिए, रोमन साइज, और उनके लेफ़्ट बैक इंजर हो चुके हैं, नासिर मजरावी जो उनके बहुत मेन प्लेयर थे पहले 3 गेम्स के अंदर, वो बायर्न म्यूनिख में खेलते हैं, तो वो भी एक सेटबैक है क्योंकि वो उस्मान डेम्बेले के साइड पे, उस्मान डेम्बेले वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द गेम। तो आई डोंट सी इट वेरी प्रॉमिसिंग, बट ये जिस तरह से इन्होंने वॉरियर लाइक परफॉर्मेंसेस दी हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2 महीने पहले मैनेजर को लाया गया, और आई बिलीव जायद जो हैं वो टीम्स को छोड़ के जा चुके थे, उनको टीम में नहीं खेलना था विद द ओल्ड मैनेजर, एंड देन ही कम्स इन, ही कन्विंसेस जायद टू कम बैक, और क्या उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाई, एक ज़बरदस्त स्टोरी। आई बिलीव एक आगे जाके एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन सकती है अगर ये इवेंचुअली आगे तक पहुंच गया। कुछ आएगा। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ हो रही है वर्ल्ड फुटबॉल के लिए। उबैद मुझे ये बताइए, इतना क्रिटिसिज्म है अभी भी, यानी इंग्लैंड का तो टिपिकल होता है कि उनकी जो मीडिया है वो हमेशा ऑन हो जाती है कि रेफरी बुरा था, ये बुरा था, वो बुरा था, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, बट द फैक्ट इज़ कि ओवरऑल द टूर्नामेंट हैज़ बिन वेरी गुड। आई थिंक ये जो एडिड टाइम का सिस्टम जिसको पहले थोड़ी सी तनकीद की जा रही थी उसके ऊपर, आई थिंक वो भी एक बड़ा फेयर सिस्टम है कि टाइम वेस्टिंग जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। नहीं, आई टाइम वेस्टिंग का आई थिंक जो भी फुटबॉल जिसने कभी खेली है तो वो अग्री नहीं कर सकता टाइम वेस्टिंग से, और आई थिंक जितने फुटबॉलर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि टाइम ऐड। मेरा उसमें सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जो मैनेजर और प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितना टाइम रह गया है। अब एक आप खेलते हैं 90 मिनट के लिए, आप क्लॉक देख रहे हैं, वहाँ तो चल रही है, मैनेजर ने 90 मिनट के हिसाब से सिचुएशन की, एकदम से आगे जी 14 मिनट रह गए, तो एकदम ये तो मतलब बिल्कुल ही एक शॉक हो जाता है। आपकी सारी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, माइंड जिस तरह आपको होता है वो बिल्कुल। सो जहाँ गोल पे अगर आप कह रहे हैं कि हम मिनट्स ऐड करेंगे तो फिर गोल पे आप एक्चुअल क्लॉक रोक दें। जहाँ आप सब्स्टिट्यूशन पे कह रहे हैं हम ऐड करेंगे, वहाँ आप क्लॉक रोक दें, जैसे अमेरिकन स्पोर्ट्स में होता है। बिल्कुल, ताकि वो वहाँ तो एग्जैक्ट वो टाइम से खेलते हैं,
मगर यहाँ फिर भी आप ऐड करेंगे 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप जहाँ टाइम वेस्टिंग पे टाइम, बेशक अगर प्लेयर कोई लेट गया है वो कर गया, आपने करना है, वहाँ तो आप हर वक्त नहीं कर सकते। बट जो स्पेसिफिक टाइम्स हैं कि गोल स्कोरिंग, सब्स्टिट्यूशंस, मेजर को इंजरी है, वहाँ तो आपको टाइम फिर क्लॉक रोक देनी चाहिए ताकि फिर कोई एक फेयर अंदाज़ा हो कि कितना टाइम रह गया, ना कि 7, 8, 9, 10 मिनट, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम इन अ फुटबॉल गेम। 7 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है फुटबॉल गेम में। ओके, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आते हैं कुछ मैसेजेस के बाद। राइट, वी आर बैक। और अब हमारे एक्सपर्ट जो हैं हम उनसे पूछेंगे सेमीफाइनल्स के बारे में। मोरक्को की तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर लिया है, दूसरे सेमीफाइनल की भी बात करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं हमारे सेमीफाइनल्स के पैकेज के ऊपर। अर्जेंटीना और क्रोएशिया, दो टीमें और एक नाम, लियोनेल मेसी। रोनाल्डो तो चले गए घर, मेसी एक दूसरे ग्रेट हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सके अपने करियर के अंदर। एंड आई थिंक मैराडोना के साथ जब भी इनको कंपेयर किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम अर्जेंटीना या इन द वर्ल्ड, तो एक जो निशान इन पे लगा दिया जाता है वो यही है कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सके आज तक। क्या ख्याल है आपका क्रोएशिया और अर्जेंटीना के मैच के बारे में? हो गया पहले तो ये जो कंपैरिजन है मेसी और मैराडोना का, ये काफ़ी अनफेयर है, क्योंकि जितने चैम्पियंस लीग और जितने ला लीगाज और बाकी टूर्नामेंट्स मेसी नहीं जीते थे, शायद मैराडोना ने उतने नहीं जीते। तो वर्ल्ड कप के, इनके ज़्यादा लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, मगर लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि यूरोपियन जो फुटबॉल कंपटीशन होता है कितना इंटेंस और कितना सीवियर होता है, तो वो जीतना भी कितना आसान नहीं है। दूसरा ये मैच, इसमें ओवरऑल डिपेंडेंस रही है मेसी पे क्रिएट करने के लिए और गोल स्कोर करने के। आई थिंक आई हर्ड 9 में से शायद 6 में उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, 4 गोल किए हैं। हाँ, तो आई थिंक क्रोएशिया इज़ गोइंग टू ट्राई टू मैन मार्क हिम आउट ऑफ द गेम कम्प्लीटली। वो वैसे ही आधे मैच में तो मेसी चल फिर रहे होते हैं, इधर उधर मोमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं कहाँ हम अपना मैजिक दिखाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि क्रोएशिया जो है उनको ये क्रिएटिव, उनका स्पार्क जो है उनको बिल्कुल ही मैच से निकालने की कोशिश करेगा। एंड जिस तरह वो खेलते हैं अपने स्टाइल में, पूरा जान लगा के काउंटर अटैक पे, वो वहाँ कामयाब होंगे। तो मैं देख रहा हूँ क्रोएशिया को जीतते हुए मैच। क्रोएशिया को? वाह, ओके। मुझे ये बताएं, हमदान आप भी अपने राय हमें दीजिएगा भी, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि जहाँ एक टीम में इतना बड़ा सुपरस्टार हो मेसी की तरह, जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, उनकी हर मूव जो है वो मेसी के थ्रू ही बन के जाती है। उबैद ने कहा मैन मार्किंग हो सकता है वो उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक प्लेयर को लगा दें फॉर द इंटायर मैच, कि मेसी को ना हिलने देना। ऐसी टीम के लिए जिसके अंदर एक इतना बड़ा सुपरस्टार है, और अगर आप उस सुपरस्टार को नेगेट कर दें तो कितना मुश्किल हो जाता है बाकी टीम को अडेप्ट करना उस चीज़ के साथ। आई थिंक देखिए, मेसी एक मेरे ख्याल से एक्सेप्शनल केस है। देयर हैव बीन वेरियस मैनेजर्स उन्होंने एक बंदा नहीं मैन मार्क, 2 और 3, ही स्टिल फाइंड्स अ वे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले द गेम, वन ऑफ द बेस्ट, अगर बेस्ट नहीं भी। तो मुझे नहीं लगता कि एक बंदा मैन मार्क से इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई मेजर डिफरेंस होगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो मैन मार्क करेंगे स्पेसिफिकली एक ही बंदे के साथ। हाँ, जोनल एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश होगी। सेकेंडली यस, अगर आप एक बंदे को कम्प्लीटली मैन मार्क कर रहे हो, यस वो तो प्लेयर बंद हो रहा है, बट जब वो मूव कर रहा है अनऑर्थोडॉक्स जगहों पे, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्राइकर हूँ, ठीक है, मुझे मैन मार्क कर रहे हैं मेरे डिफेंडर, और मैं ऑल द वे नीचे आ जाऊँ मिडफील्ड के अंदर और मिडफील्ड से भी नीचे आ जाऊँ, उससे फिर पीछे जगह खुल जाती है। सो कोई ना कोई प्रो और कॉन होता है उस मैन मार्किंग करने का। स्मार्ट टीम्स और स्मार्ट प्लेयर्स जो होते हैं वो उस चीज़ के भी अराउंड, टीम्स जो होती हैं वो उसके भी अराउंड खेल लेती हैं। जिस तरह आई एम एक्सपेक्टिंग अर्जेंटीना टू, ऐसा नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी, क्या अगर मेसी को रोक देंगे स्पेसिफिकली। आई एम गेसिंग यू आर गोइंग के अर्जेंटीना फाइनल में आएगा। इट्स अ टफ वन, बट आई थिंक यस, आई थिंक मेसी एंड अर्जेंटीना विल गो थ्रू। बट डू यू थिंक ये वाला एक और थोड़ा सा और मुश्किल मैं कर देता हूँ इसके अंदर, 90 मिनट्स के अंदर ये गेम ख़त्म होगा, या उसके बाद आपको लगता है कि जिस तरह के क्रोएशिया खेलती आई है वो उसको 90 मिनट्स के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं? देखिए, हिस्ट्री तो ये कहती है कि 90 मिनट्स के बियॉन्ड गया तो फिर तो क्रोएशिया के चांस ड्रामेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो फिर
उनके तो वो जैसे बड़े last match टूर्नामेंट भी- में कभी नहीं हारे वो नहीं हारे। अब और बियॉन्ड 90 मैंने मिनट्स। लास्ट टाइम भी कहा था कि जब वो मैच ख़त्म होता है तो उनके चेहरे पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि जी अब तो पेनल्टी आ गई तो हम जीत रहे हैं मैच, और ब्राज़ील ऑन द अदर हैंड वाज कंप्लीटली शैटर्ड कि अच्छा यार कहाँ फंस गए हम इसमें। सो वो तो इस चीज़ को बिल्कुल देखते हैं कि हम ये तो हमारा वक्त है इस वक्त जीतने का। तो जितना लंबा मैच गया उतना मैच जो है वो क्रोएशिया की तरफ जाएगा। अर्जेंटीना का बेस्ट ये है कि जितना जल्दी वो गोल कर लें वो फिर मैच उसमें कंट्रोल कर सकते हैं आई थिंक। एंड यू? आई थिंक 90 मिनट्स के अंदर Result आ जाएगा। रिजल्ट आएगा। आई थिंक अर्जेंटीना ने हर गेम में अपने गोल मारा है बार दी सऊदी अरेबिया गेम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चांस क्रिएशन और इस तरह के उसमें देव रेगुलरली क्रिएटेड चांसेस, सो आई डू सी देम गोइंग थ्रू इन द 90 मिनट्स। क्योंकि मेरा भी ये ख्याल है 90 में अगर अर्जेंटीना जीत गया तो ग्रेट, बट लुकिंग एट द रिकॉर्ड क्रोएशिया का, एंड आई वाज शॉक कि वो पेनल्टीज़ पे कभी हारे ही नहीं है यू नो टूर्नामेंट फुटबॉल के अंदर। तो ऑब्वियसली आई मीन आप लोगों ने कहा कि हर दिन डिफरेंट होता है पेनल्टीज़ के लिए, लेकिन अगर एक टीम 4 मैचेस में 100% रिकॉर्ड के साथ चल रही है, आई थिंक 4 थे या 5 थे, बट ये That's the other pretty thing also impressive. by the way इसमें ये नोट करने वाली बात है कि जो दोनों टीम के गोलकीपर हैं बहुत अच्छे बहुत गोलकीपर ज़बरदस्त जी। इनके And good भी, shot क्रोएशिया के stoppers. भी और अर्जेंटीना के एमिलियो मार्टिनेज बहुत वेरी वेरी गुड गोलकीपर्स और शॉट स्टॉपर्स बहुत अच्छे हैं। दोनों ने पेनल्टीज़ में इस बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इन दिस वर्ल्ड कप, एंड वैसे अदरवाइज भी तो पेनल्टीज़ भी इतना आसान नहीं होगा, बट हिस्ट्री तो कहता यही है कि क्रोएशिया का एडवांटेज है। Okay, so you had Argentina, Morocco and France. वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रांस को जीतना इस गेम में 90 मिनट्स के अंदर अंदर, बट जस्ट इन केस एंड वी नेवर नो व्हाट हैपेंस इफ़ द गेम गोज़ टू एक्स्ट्रा टाइम, एक स्लाइड छोटी सी चीज़ है जो कभी कभार इस तरह की टीम्स जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती हैं टू प्ले इन एक्स्ट्रा टाइम, उस इवन इन द लास्ट वर्ल्ड कप 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रांस सारे मैचेस जो है विद इन 90 मिनट्स जीता जीत था। गया था। सिमिलरली इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अपने दोनों नॉकआउट मैचेस वो विद इन 90 मिनट्स जीते। या एक हार गए। हाँ। सॉरी नॉकआउट मैचेस, यस। सारे नॉकआउट मैचेस वो 90 मिनट्स के अंदर अंदर ही उन्होंने ख़त्म किए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द टीम स्टार्ट्स टू फील दैट एडेड प्रेशर इन दैट एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस उनके पास नहीं, वर्सेस इफ़ यू कंपेयर इट टू मोरक्को हु टुक इट पास टू 90 अगेंस्ट स्पेन। ये एक पॉसिबल फैक्टर है। मैं इसको लिंक इस तरह से करूँ इन द ब्राज़ील क्रोएशिया गेम, ठीक है, ब्राज़ील डिडंट एक्सपेक्ट टू गो पास 90 मिनट्स और उनको कोई रिलेटिव इस तरह का एक्सपीरियंस नए स्क्वाड में था भी नहीं, और अगर आप उनका बेंच भी देखते हैं दे वर हाइपर इवन व्हेन दे स्कोर्ड दैट गोल, दे वर एंग्शियस, वेयर एज इफ़ यू कंपेयर दैट बेंच टू क्रोएशिया दे हैड दैट एक्सपीरियंस कि ठीक है 120 मिनट का गेम है, अभी 105 time है। मिनट में ख़त्म नहीं होगा, और हाइपर ओवरली एंग्शियस शाउटिंग एवरीवन वाज ऑन द एज, सीट से सब बाहर थे। अगर आप उनके कुछ क्लिप्स देखें दैट कुड बी वन फैक्टर कि So जहाँ you पे say France versus Argentina final? यस दिस माय प्रेडिक्शन। हर लेमैन यही प्रेडिक्ट करेगा। Right. ओबी Well, यहाँ पे कुछ यहाँ- लेमन दो ख्वाहिश- और हैं जो थोड़े से डिफरेंट प्रेडिक्शंस expect देने this वाले हैं। time. उबैद, नहीं, मैं एक्सपेक्टिंग फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया फाइनल। फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। अगेन दैट वुड बी अ रिकॉर्ड आई थिंक। मैं तो बिल्कुल ही उल्टा जा रहा हूँ। मैं Croatia, तो कहूँगा Morocco. क्रोएशिया मोरक्को Oh, फाइनल, that's a good one. दैट विल बी दिमाग उन्होंने इंटरेस्टिंग। बंद करके दिल से बात हाँ बिल्कुल निकाली। दिल से देखिए, बात दिल करो, मैं और- आई एम नॉट द एक्सपर्ट। ऑन रिकॉर्ड दिल मेरा भी यही चाह रहा है कि मोरक्को तो Right. आए कम से कम। 1.5 बिलियन दुआएं जो हैं आई एम होपिंग कि वो मोरक्को को थोड़ा सा मजीद धक्का हेल्प दे दे देंगी। एनीवेज बहुत एक्साइटिंग 2 दिन आने वाले हैं सेमीफाइनल्स के। आई एम श्योर आप लोग टीवी के साथ जुड़े हुए होंगे और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे आने वाले सैटरडे पे, जहाँ पे हम ना सिर्फ सेमीफाइनल्स को डिस्कस करेंगे बल्कि उसके संडे के आने वाले फाइनल की भी वहीं पे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।